नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश पांडे आपके सामने दृष्टिकोण परिवार की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि दृष्टिकोण की तरफ से आपको पंचायती राज वनडे एग्जाम की सारी तैयारी करवाई जाएगी। उसी के मद्देनजर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि पंचायती राज है क्या। हमने क्या पढ़ा था, पंचायती राज आखिर में है क्या। उसके बाद हमने देखा था स्थानीय सुशासन के जनक कौन थे, स्थानीय सुशासन है क्या। इसके बाद हमने देखा था कि स्थानीय सुशासन और पंचायती राज व्यवस्था के विकास के लिए सरकार ने जिन जिन समितियों का गठन किया, और उनके साथ साथ उप समितियों का भी गठन किया, हम एक एक करके उनको देख रहे थे। ठीक है, सबसे पहली समिति आई थी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। ठीक है, यहाँ पे हमने यह पढ़ लिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक त्रिस्तरीय पंचायत की बात सिफारिश की थी कि मतलब पंचायती राज्य व्यवस्था कैसे होना चाहिए, 3 स्तरों में, मतलब गांव के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। इस तरीके से उन्होंने बताया था। ठीक है, इसकी सिफारिश की थी। इसके साथ उन्होंने क्या कहा था कि अगर हमको नियोजन के काम, अगर कोई भी अगर विकास के काम करने, तो हमको किससे करवानी पड़ेंगे, हमको ग्राम पंचायत से करवाने पड़ेंगे। अगर शासन में सहभागिता लेनी है तो ग्राम के लोगों को लेनी पड़ेगी, तब तो लोकतंत्र का सही अर्थ स्पष्ट होगा। लोकतंत्र का सही अर्थ कब स्पष्ट होगा, जब लोगों का इसमें इसमें सहभागिता मिलेगी, अपनी शासन व्यवस्था में सहभागिता मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले सरकार ने कौन से कार्यक्रम चलाए थे, एक समुदाय विकास कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम चलाए थे। ठीक है, इनकी जांच करने के लिए बलवंत राय समिति की क्या गठन हुआ। ठीक है, बलवंत राय समिति का गठन हुआ। इसके साथ उन्होंने जब अपनी राय दी, उन्होंने अपनी सिफारिशों, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1958 में। उस आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में 2 अक्टूबर 1959 महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में उन्होंने पंचायती संस्थाओं की स्थापना की थी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था किन किन लोगों ने अपनाया था। उसके बाद पहले राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, धीरे धीरे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इस तरीके से हुआ था। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पंचायती को अपनाया, तमिलनाडु ने 2 स्तरीय और आंध्र प्रदेश और राजस्थान ने 3 स्तरीय। ठीक है, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। उसके साथ हमने पढ़ा था अशोक मेहता समिति। हमने पढ़ा अशोक मेहता समिति क्या थी। अशोक मेहता समिति 1977 में आई। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती स्तर के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती को बताया। ठीक है, एक नियमित निर्वाचन की बात कही थी, उन्होंने क्या बोला था, एक ब्लॉक, एक मतलब 15,000 से 20,000 के लोगों का एक समूह, लगभग 10 से 15 गांव का एक समूह होना चाहिए, एक जिला परिषद होना जिसके अंदर में काम करे और उसके साथ ही काम करे। इन्होंने ग्राम पंचायत की बात नहीं की थी। ठीक है, मतलब ग्राम स्तर पर ना छोड़ के उन्होंने एक मंडल के स्तर पे, एक जिला परिषद के स्थान पर की थी। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अपनी सिफारिशों में मतलब लोकतांत्रिक की ये बोला था इन्होंने कि हमको अपने अगर पंचायती स्तर पे विकास करना है या पंचायती संस्थाओं को विकसित करना है, तो उनके लिए एक संविधान में इनको एक स्थान देना चाहिए, मतलब संवैधानिक स्तर पे इनको बनाना चाहिए। अगर संविधान में इनकी बात कहेगी तो इस पे कानून भी बनाएंगे आएंगे। ठीक है, इस तरीके से इनके अशोक मेहता समिति ने इस पे बात की थी। ठीक है, हमने उसके बाद पढ़ा जीवी राव समिति। जब जीवी राव समिति आई है, जीवी राव समिति कब आई, 1985 में। ठीक है, 1985 में जीवी राव समिति आई। उसके पहले एक और समिति आई थी आपकी, कौन सी, प्रखंड स्तर पर एक पहले आई थी प्रखंड स्तरीय आयोजना समिति, मतलब इसमें दंतेवाड़ा समिति। एक क्या था, खंड स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था जानने के लिए इस आयोजना समिति की स्थापना हुई। यह कौन सी थी, प्रखंड स्तरीय आयोजना दंतेवाड़ा समिति 1978 में। ठीक है, इसके साथ इसी के बाद एक और आई थी समिति जिला स्तरीय परिषद को जानने के लिए, जिले स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति देखने के लिए एक क्या था, आया था हनुमंत राव समिति 1984। क्या आई थी, हनुमंत राव समिति 1984। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जीवी राव समिति। जीवी राव समिति 1985 में आई। जीवी राव समिति आपकी 1985 में आई। कौन सी, जीवी राव समिति आपकी 1985। हम आज इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बाकी हम सबको डिटेल में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले कार्यक्रम चलाया गया, जैसे बलवंत राय मेहता समिति जांच, मतलब किसकी जांच करने के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 की जांच के लिए बनाया गया था। इसी प्रकार जीवी के राव समिति
ग्रामीण विकास ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम की जांच करने के लिए क्या बनाई गई थी, एक समिति गठित की गई थी। इस समिति का नाम क्या है, जीवी के राव समिति, ठीक है, 1985। कई बार पूछ लेते हैं कि ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए कौन सी समिति की स्थापना की गई थी, कौन सी समिति की स्थापना की गई थी, तो आप क्या बताओगे उसको, आप क्या बताओगे उसको कि यह ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए एक जीवी राव समिति की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि अब जब गर्मी क्या है, गरीबी विकास के लिए बहुत से कानून बनाए गए, बहुत से कानून बनाए गए, गरीबी हटाने के लिए बहुत से नारे दिए गए, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने तो गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था, और आज वर्तमान स्तर पर भी गरीबी नहीं हट सकी, ठीक है। इसीलिए इसकी असफलता के कारण जानने के लिए एक समिति की स्थापना हुई, जीवी के राव समिति। अब इसकी असफलता के कारण क्या थे, इन्होंने जो सुझाव दिए इसकी असफलता के कारण, तो सबसे पहले उन्होंने दिया अत्यधिक नौकरशाही। अत्यधिक क्या दिया, अत्यधिक नौकरशाही, ठीक है। अत्यधिक नौकरशाही और अत्यधिक दफ्तरशाही। जैसे आप कहीं पे जाते हैं, आप कहीं पे जाते हैं तो आपने क्या देखा कि अधिकांशतः जो कर्मचारी वर्ग होता है वह अधिकांशतः लोगों का शोषण कर लेते हैं। शोषण ऐसे कर लेते हैं, क्या है, जो लोग गांव स्तर पर पढ़े लिखे नहीं होते, उनको नॉलेज नहीं रहता है, तो अपने एक तो अधिकारों से वंचित है, अधिकारों से वंचित है किसमें, शिक्षा के कारण, और मतलब शिक्षित युवा वर्ग उनको जागरूकता नहीं, जागरूकता की कमी के कारण, इस तरीके से, ठीक है। तो ये नौकरशाही उनको ठीक से बात भी नहीं करते हैं, ठीक से उनको बताते भी नहीं है, इस तरीके से अत्यधिक नौकरशाही अत्यधिक दफ्तरशाही के कारण। और कई बार तो ऐसा होता है, आपने देखा होगा सरकारी जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या गवर्नमेंट विभाग हैं, तो आपने देखा होगा वहां पे ऑफिस में कि लोग एक काम करवाने के लिए 10 जगह चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हो तो आपके काम आसानी से हो जाते हैं। तो इसी तरह के ये सब क्या थे इसके कारण, इसके विफलता के क्या थे कारण, मतलब ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जो कानून तो बनाए गए, इस पर अमल भी किया गया, पैसे भी खर्च किए, लेकिन क्या है उसको सही स्तर से स्थापित नहीं कर पाए हम नेशनल स्तर पर, ठीक है। तो इसकी कमी को जानने के लिए इस समिति की स्थापना हुई। इन्होंने क्या दिया, अपनी सिफारिशें दी। इन्होंने सबसे पहले तो एक कोटेशन दिया इस समिति ने, कौन सा कोटेशन, इसको बिना जड़ की घास बोला गया है। क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था इस तरीके से काम करे जैसे जैसे बिना जड़ की घास, जैसे कि बिना जड़ की घास, ठीक है। इन्होंने बोला, अगर कई बार पूछे बिना जड़ की घास कौन सी समिति ने बोला है पंचायती राज व्यवस्था को, तो जीवी के राव समिति, ठीक है। आपको सीधा सीधा आंसर लगाना है। इसके बाद नियोजन एवं विकास की इकाई कौन सी थी, इन्होंने बोला नियोजन एवं विकास की इकाई कौन सी होनी चाहिए, जिला। नियोजन एवं विकास की इकाई कौन सी होनी चाहिए, जिला, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि विकेंद्रीकरण एवं नियोजन राज्य किसको सौंपे, जिलों को। विकेंद्रीकरण कहां से होना चाहिए, जिले स्तर से, ठीक है। कि मतलब जिला, अगर किसी पे काम देखना है, किस तरीके से काम करना है, तो क्या होना चाहिए, जिला। तो उन्होंने क्या बोला, राज्य स्तर का जो विकेंद्रीकरण होता है वह होना चाहिए कहां से, जिला से, ठीक है, नियोजन। इसके बाद इन्होंने बोला कि एक जिला विकास आयुक्त का पद, मतलब कि जिले में क्या होगा, एक विकास आयुक्त का पद, जिस प्रकार से एक अध्यक्ष होता है, जिस प्रकार से कमिश्नर जो जैसे आयुक्त होता है, एक प्रधान अधिकारी होता है, जिस प्रकार से स्कूलों में प्राचार्य होता है, इसी प्रकार से इन्होंने बोला कि पंचायती संस्थाओं में हर एक जिले में एक जिला आयुक्त होगा, एक जिला विकास आयुक्त होगा। इस पद की इन्होंने सिफारिश की थी, ठीक है, कि पूरा कामकाज कौन देखेगा, जिला विकास आयुक्त, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। हाँ, अब बात करते हैं पंचायती संस्थाओं की। तो पंचायती संस्थाओं को नियमित निर्वाचन की बात भी इन्होंने की थी कि पंचायती स्तर को अगर सशक्त बनाना है, अगर पंचायती स्तर को हमको सशक्त बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पंचायती स्तर को अगर हमको सशक्त बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, नियमित निर्वाचन करना पड़ेगा। और साथ में क्या करना पड़ेगा, नियमित निर्वाचन के साथ साथ इसमें हमको क्या है, क्षेत्रीय प्रशासन की भागीदारी भी लेनी पड़ेगी। तो क्षेत्रीय प्रशासन का जो विकेंद्रीकरण इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला, तो क्षेत्रीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण बोला भाई, इन्होंने किस आधार पर बोला कि पंचायती राज का जो विकेंद्रीकरण स्थानीय आय योजना को मुख्य भूमिका में रखा जाए। मतलब कि इनका कहने का मतलब क्या था कि क्षेत्रीय प्रशासन, जैसे जिस प्रकार से पंचायती स्तर पर क्षेत्रीय प्रशासन चल रहा है, पंचायती स्तर पर क्षेत्रीय प्रशासन चल रहा है, तो उसमें क्या देखा गया कि जो उसका विकेंद्रीकरण किस आधार पर होना चाहिए, पंचायती राज में जो स्थानीय आयोजना को मुख्य भूमिका में रखना चाहिए। मतलब गांव के लोगों, एक क्षेत्र के स्थान विशेष के लोगों को उसमें रखना चाहिए, क्योंकि वहां की समस्याएं कौन जानेगा, वहां के स्थानीय लोग।
वहां की समस्या सुलझाने में मदद कौन करेगा? स्थानीय लोग, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि जो सेंट्रल में रहते हैं या जो जो बड़ी ऊपरी विभागों में काम रहते हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं रहता जो स्थानीय लोगों को रहता है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे वो तो एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे आपके घर की समस्या आप ज्यादा अच्छे से बेहतर ढंग से जान पाओगे या आपका पड़ोसी, तो आपका पड़ोसी ना जान के आप ज्यादा बेहतर ढंग से जानोगे, उस पर काम भी कौन करेगा? उनके उनके निपटारा कैसे करेंगे? आप ही करोगे। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी समस्याएं जान के उसका निपटारा नहीं कर सकता, वो सबसे पहले आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसी तरीके से। अब इन्होंने बोला कि यह किस आधार पर इन्होंने सिफारिश दी थी? इन्होंने दो आधार पर सिफारिश दी। पहली दी थी अपने इन्होंने इसकी जांच भी की थी, जो प्रखंड स्तरीय आयोजना दंतेवाला समिति 1978। आपका क्वेश्चन इसके बारे में नहीं पूछेगा, इसके बारे में पता है कितना पूछेगा एग्जाम में, कि प्रखंड स्तरीय आयोजना समिति कौन लाया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? दंतेवाला। दंतेवाला समिति किस लिए आई थी? इसका संबंध किससे है? तो प्रखंड स्तरीय आयोजना समिति से दंतेवाला समिति का संबंध है। बस सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, और पिछली जो पटवारी की एग्जाम हुई थी और जो एग्जाम हुई थी उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आया कि प्रखंड स्तर पे जो आयोजना समिति का संबंध है वह किससे है? दंतेवाला समिति 1978 से। दंतेवाला समिति आपकी 1978 से, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जिला स्तरीय समिति, सेम क्वेश्चन इससे भी बनेगा कि जिला स्तरीय समिति कौन सी समिति से संबंधित है? कि जिला स्तरीय समिति आपकी कौन सी समिति से संबंधित है? आपकी जिला स्तरीय समिति हनुमंतराव समिति, आपकी जिला स्तरीय समिति या जिला स्तरीय आयोजना समिति कौन सी समिति से संबंधित है? आपकी हनुमंतराव समिति। हनुमंतराव समिति आपकी 1984 में कौन सी आई थी? आपकी हनुमंतराव समिति। या किससे संबंधित है? जिला स्तरीय आयोजना समिति से, ठीक है, इस तरीके से। साथ में आपको इनकी एक और इन्होंने बात की थी कि किसी मंत्री या अधिकारी के अधीन जिला योजना निकाय होना चाहिए। कि जिला योजना निकाय किसी एक व्यक्ति, मतलब जो इस पे मतलब इसकी रूपरेखा देख सके, इसकी जांच कर सके, इस पे जो मतलब नियम कानून बना सके, तो वह कौन सी समिति है? वह कौन सी समिति है? मतलब वह किस अधिकारी के अंदर या किस मंत्री की? तो इन्होंने क्या बोला कि या तो वो मंत्री होना चाहिए या फिर वो अधिकारी होना चाहिए, कोई भी जिसका एक सर्वोच्च हो, जिसकी जांच कर सके, उस पर मतलब अपना नियम बता सके, उसके कार्य प्रणाली को देख रेख कर सके, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक हेड होना चाहिए। उस हेड को क्या बोला उन्होंने? मंत्री या अधिकारी, ठीक है। ये थे हमारे जीवी राव समिति और अपने प्रखंड स्तरीय आयोजना समिति, दंतेवाला समिति और हनुमंतराव समिति के आधार पर, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया? कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम पंचायती राज की आगे की प्रोसेस को, कि सबसे पहले जब इस तरीके से जो समितियां बनी, तो एक सबसे युवा प्रधानमंत्री हमारे जो भारत के हुए सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन से थे? आपके राजीव गांधी, जिनको कंप्यूटर दुनिया का जनक भी हमारे यहाँ पे जो भारत में कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। कोई अगर टेक्नोलॉजी लाया है तो वह कौन से थे? अपने राजीव गांधी जी, ठीक है। राजीव गांधी ने देखा कि अगर हमको लोकतांत्रिक विकास के लिए अगर काम करना है, अगर लोकतंत्र के विकास के लिए काम करना है, और पंचायत जिसमें हमको क्या करना पड़ेगा? पंचायती लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और पंचायती लोगों को साथ में कैसे लेके चलेंगे? जब कैसे लेके चलेंगे तो कारण उनको समझ में क्या आया, उसका जो आंसर मिला कि उनकी सहभागिता होनी चाहिए शासन व्यवस्था में। शासन व्यवस्था में उनकी सहभागिता कैसे मिलेगी? जब उनको संवैधानिक रूप से उनको क्या देंगे? उनका स्थान देंगे। हम उस पर कानून बना सकते हैं। हमने क्या बोला था कि पहले राज्य स्तर को क्या था कि इस पर कानून अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं, आज भी वही व्यवस्था है, लेकिन हमने संविधान में एक बोल दिया कि नहीं, इसका नियमित चुनाव होगा, नियमित इसमें सब रूपरेखा तैयार होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले एक एमएल संघवी नाम की समिति 1988, सबसे पहले राजीव गांधी 1986 में राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी ने क्या बोला? लोकतांत्रिक विकास एवं पंचायती राज पुनरुद्धार के लिए, एमएल संघवी नाम की एक समिति का गठन किया गया। कौन सी? राजीव गांधी द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा लोकतांत्रिक विकास एवं पंचायती राज पुनरुद्धार के लिए एलएम संघवी नाम की
एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, यह जो एमएल संघवी जी थे, ये कहां से थे? राजस्थान से संबंधित थे। राजस्थान में मतलब ये जज के रूप में रहे, मतलब विधि के बहुत बड़े ज्ञाता थे, मतलब कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे, जिनको इसका कार्यभार सौंपा गया। यह 13 सदस्यीय समिति थी। इसमें जो इसके अध्यक्ष थे वह कौन से थे? आपके एमएल संघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी। ठीक है, और लक्ष्मीमल सिंघवी थे तो कानून के ज्ञाता थे, तो इन्होंने पहले तो इन समितियों के बारे में इनका अध्ययन किया, उनको समझा कि आखिर पंचायती राज व्यवस्था में दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, समस्याएं कहाँ आ रही हैं, इस पर कानून व्यवस्था ठीक से लागू क्यों नहीं हो पा रही है। तो इन्होंने इसको समझा, उसके समझने के बाद इन्होंने उसकी तह तक पहुंचे, और तह तक पहुंचने के बाद इन्होंने कुछ सिफारिशें की, कुछ रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट के आधार पे हमारे राजीव गांधी जी जो थे, उन्होंने इसके बाद और समितियों की स्थापना हुई, जैसे थुंगनवाला, गोडविल समिति, इस तरीके से और भी समिति हुई। तो सबसे पहले अगर आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो सबसे पहले अगर संवैधानिक मान्यता के आधार पर मिली है तो वह है आपकी एमएल संघवी, श्री लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के आधार पर। ठीक है, श्री लक्ष्मीमल सिंघवी के समिति के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने क्या सिफारिशें दी लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने। तो इन्होंने दिया, ठीक है, पंचायती राज विकास के लिए मतलब नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने व संवैधानिक उपबंध की सिफारिश की। इन्होंने क्या बोला कि पंचायती राज विकास, नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने एवं संवैधानिक उपबंध की सिफारिश की। कहने का मतलब क्या था कि अगर पंचायती राज को अगर विकसित करना है तो इसका एक क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो इनको संविधान में एक जगह देनी चाहिए। संविधान में जगह देने के साथ साथ इनको क्या करना चाहिए? संविधान में जगह देने इनका एक नियमित चुनाव होना चाहिए, और नियमित चुनाव होना चाहिए इसके लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एक संस्था होनी चाहिए। अगर चुनाव होगा तो इसके लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र क्या होनी चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो इन्होंने क्या बोला था? पंचायती राज विकास एवं नियमित चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु संवैधानिक उपबंध की सिफारिश की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? साथ में इन्होंने क्या बोला, एक और सिफारिश दी कि गांव के लिए न्याय पंचायत की स्थापना होनी चाहिए। क्या वो होनी चाहिए? गांव के लिए न्याय पंचायत की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बोला कि न्याय पंचायत, अगर गांव के जो मेंबर है अगर सारे अगर कोर्ट में जाएंगे, जिला स्तर पे जाएंगे या फिर हाई कोर्ट जाएंगे, तो इनका तो कभी मतलब इनकी तो कभी छुट्टी ही नहीं हो पाएगी, मतलब इनका कार्यभार बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो सबसे छोटे मोटे मुद्दों को कहाँ पे निपटाने चाहिए? पहले गांव के लिए न्याय पंचायत, मतलब इसमें एक न्याय व्यवस्था भी होनी चाहिए, मतलब पूरा शासन व्यवस्था कौन देखेगा? गांव। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इसकी सिफारिश की थी। अब इनका क्या था, साथ में इन्होंने एक और बोला कि ग्राम सभा को महत्व, मतलब ग्राम सभा की महत्वता होनी चाहिए। सबसे पहले ग्राम सभा की महत्वता को किसने समझाया? तो आपके एमएल संघवी जी ने। ठीक है, एमएल संघवी जी ने। ठीक है, तो ग्राम सभा के लिए क्या होना चाहिए? ग्राम सभा का एक महत्व होना चाहिए। इन्होंने एक कोटेशन आता है कि ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति किसने बोला है? ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति किसने बोला है? ठीक है, अगर सबसे पहले अगर कोई पूछे कि ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति किसने बताया है, तो किसने बताया है आपको? किसने बताया है आपको? एमएल संघवी जी ने। सबसे पहले आपका आंसर क्या रहेगा? एमएल संघवी जी। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति को मतलब ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति किसने कहा है? आपको मतलब जेबी के राव समिति, थुंगन समिति, एमएल संघवी समिति और आपकी कौन सी, आपकी अशोक मेहता समिति। इसमें से आपका आंसर क्या रहेगा? एमएल संघवी ने क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति किसको बोला है? ग्राम सभा को। ठीक है, इन्होंने एक बात और बोली कि ग्रामों के पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, मतलब कि ग्राम पंचायत को आर्थिक संसाधन ज्यादा से ज्यादा मिलने चाहिए, जिससे वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मतलब इन्होंने क्या बोला कि जैसे अगर वहां पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो शिक्षा की व्यवस्था कर पाए, अगर वहां पे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है तो स्वास्थ्य के लिए काम कर पाए, अगर वहां पे आवागमन की सुविधा या मतलब कि परिवहन की सुविधा नहीं है तो परिवहन की व्यवस्था कर पाए। इस तरीके से उसको क्या होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको? अब बात करते हैं हम इसमें कि पंचायती संस्थाओं के चुनाव संबंधी इन्होंने एक और बोला, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने क्या बोला है कि पंचायती संस्थाओं के चुनाव
कि उन्होंने क्या बोला है, पंचायती संस्थाओं के चुनाव संबंधी विवाद या विघटन संबंधी विवाद या कार्यों के संबंधित विवाद, मतलब कि चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो, पंचायतों के विघटन से संबंधित कोई विवाद हो, या उसके कार्यों की रूपरेखा में से संबंधित कोई विवाद हो, या इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलती हो, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, एक न्यायाधिकरण होना चाहिए। मतलब एक क्या होना चाहिए, अधिकरण की, मतलब एक न्यायिक अधिकरण की स्थापना होनी चाहिए। मतलब कि एक व्यवस्थित संस्था होनी चाहिए जो इसके निपटारों, जो इसकी समस्याओं का निपटारा करे, इसके विवादों का निपटारा करे। तो ऐसी एक संस्था होनी चाहिए। तो इसके आधार पर जो आप देख रहे हो हमारे वर्तमान स्वरूप में जो ग्राम पंचायतों का स्वरूप है, आपने क्या देखा, नियमित चुनाव होता है। आपने देखा है कि वहां पे ग्राम न्याय पंचायत भी हो चुकी है। लोकतंत्र में हमारे संविधान में स्थान भी दिया गया है। आपने देखा कि हमारे जो आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध हो रहे हैं गाँव को। आपने देखा वर्तमान स्वरूप में कि पंचायती संस्थाओं के चुनाव संबंधी विघटन अधिकार कि अगर कोई विवाद आता है तो अपन इसका लिए क्या है, अपन कोर्ट तक चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि यह एम एल संघवी जी ने क्या 1986 में आई हुई थी समिति, 1986 में। और इसके बाद एक आई थी आपकी 86 के बाद 88 में थोंगन समिति, एक गॉडविल समिति। ठीक है, क्योंकि 1991 में राजीव गांधी जी क्या है, उस टाइम में इनकी सरकार गिर चुकी थी। सरकार गिरने के बाद फिर से चुनाव प्रचार हुआ। चुनाव प्रचार के बाद क्या हुआ, चुनाव प्रचार हुआ 1991 में राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई। राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, कहां पे, अपने दक्षिण भारत में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक सद्भावना की शिखर होती, मतलब सद्भावना की जो लहर होती है, कि उसकी लहर में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से उनकी जीत हुई, कांग्रेस की जीत हुई। तब वो प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव इसके प्रधानमंत्री बने। ठीक है, जब नरसिम्हा राव जी आए तो उन्होंने दो समितियों की स्थापना की। तो उन्होंने 73वां संविधान संशोधन एवं 74वां संविधान संशोधन एक विधेयक लाए। और विधेयक लाने के साथ साथ उन्होंने क्या किया था, विधेयक लाए, और विधेयक लाने के साथ साथ उन्होंने क्या किया था, और वो पारित हुआ, लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में हुआ। और 24 अप्रैल को उसको स्वीकृति मिली, राष्ट्रपति के साइन स्वीकृति मिली। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन बन के हमने पंचायती राज व्यवस्था को क्या दिया, संविधान में स्थान दिया। ठीक है, संविधान में स्थान दिया। इन्होंने एक और क्वेश्चन कभी आता है, आपको आएगा, तो एम एल संघवी की सिफारिश पे, एम एल संघवी की सिफारिश पे कौन सा संविधान संशोधन विधेयक, कौन सा संविधान संशोधन विधेयक, कौन कौन से संविधान संशोधन विधेयक आए हुए थे। तो सबसे पहले 64वां संविधान संशोधन विधेयक कौन लाया था, राजीव गांधी। काय के लिए लाए थे, पंचायती राज व्यवस्थाओं की के संवैधानिक स्तर पर दर्जा देने के लिए। ठीक है, 64वां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 65वां किससे संबंधित है, 65वां संविधान संशोधन विधेयक जो आया था वह कब आया था, कब आया था, ये भी 65वां 64वां। ठीक है, इसी में आई थी। ठीक है, 86 में। लेकिन उसमें क्या हुआ कि सरकार गिरने के कारण ये लोकसभा में जो पास हुआ, लेकिन राज्यसभा तक तो नहीं पहुंच पाया, तो अब वो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। ठीक है, 64वां और 65वां संविधान संशोधन ऑटोमेटिक खत्म हो चुके थे। ठीक है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में पहुंच नहीं पाए थे, और लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन सरकार के भंग हो जाने के कारण। ठीक है, इस तरह की ये चीजें हम पढ़ेंगे अपने किसमें, पॉलिटी के पार्ट में। ठीक है, इतना यहाँ तक आपको समझ में आया। तो आपको यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमारे YouTube पर, आप हमारे फोन नंबर 9589449109 पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, या उसके कमेंट बॉक्स में भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। सर आप बिल्कुल हमें बता दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।